नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज पर हमारा नया कार्यक्रम राष्ट्रमंच, जिसमें हम करते हैं बड़े विषय पर बड़ी बहस। मैं हूं लालचंद्र सिंह। सप्ताह के अंत में हम आपके लिए लेकर आते हैं ये विशेष कार्यक्रम, और आज का बड़ा विषय जिस पर हम बड़ी बहस करने वाले हैं वो है कि कांग्रेस की जो वर्किंग कमेटी है CWC, उसकी बैठक हुई। उस बैठक में और उस बैठक से पहले भी दिग्विजय सिंह, जो वरिष्ठ नेता रहे हैं कांग्रेस के, उन्होंने ऐसा क्या कह दिया आरएसएस के बारे में जिससे कि इतनी तनातनी हो गई कांग्रेस के अंदर। आरएसएस की तारीफ पर तनातनी हो गई और कांग्रेस के अंदर एक तरह का घमासान मचने की रिपोर्ट आ रही है। खबरों के मुताबिक आरएसएस की प्रशंसा से कांग्रेस के नेता आमने सामने आ गए, लेकिन यह तो बात हुई कि आरएसएस की प्रशंसा का बहाना ले लिया। दिग्विजय सिंह ने जो कहा था उसका मतलब क्या था? उसका मतलब यह था कि लगातार हार से कांग्रेस के अंदर एक बार फिर से सवाल उठ रहे हैं क्या? क्योंकि दिग्विजय सिंह ने सुधार का सुझाव दिया, लेकिन कांग्रेस के अंदर ऐसा लगता है कि नेतृत्व को सुधार के सुझाव से भी परेशानी है। और क्या इस सुझाव पर ध्यान देगा कांग्रेस का नेतृत्व? क्योंकि इसमें परोक्ष रूप से राहुल गांधी के नेतृत्व को चुनौती भी देखी जा रही है। याद कीजिए, G23 हुआ करता था कांग्रेस के अंदर, उसमें कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेता थे, वरिष्ठ नेताओं का ग्रुप था, उन्होंने भी सुधार की बात की थी, लेकिन कांग्रेस ने नकार दिया था। लेकिन कांग्रेस के अंदर ये जो सवाल उठा है, ये कितना गंभीर सवाल है, और फिर आरएसएस के मुद्दे पर किस तरह दो गुट में क्या कांग्रेस के नेता बंट रहे हैं, इन्हीं सब चीजों की पड़ताल आज राष्ट्रमंच में इसी बड़े विषय पर बड़ी बहस करके करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन पहले जरा कांग्रेस के और बीजेपी के भी कुछ नेताओं की प्रतिक्रिया हम आपको दिखाते हैं। तो सबसे पहले बात दिग्विजय सिंह की। दिग्विजय सिंह ने आरएसएस की तारीफ करते हुए उसके संगठन को मजबूत बताया। तो भाजपा सांसद रविशंकर प्रसाद ने कहा, दिग्विजय बाबू को राजनीतिक अकल बहुत दिन बाद आ रही है कि भाजपा संगठन मजबूत है। सुनिए। संगठन क्षमता का मैं प्रशंसक इसलिए हूं कि एक ऐसी संस्था जिसका पंजीयन नहीं है, वो आज देश में इतनी शक्तिशाली हो गई कि देश के प्रधानमंत्री लाल किले से कहते हैं कि ये विश्व का सबसे बड़ा एनजीओ है। अरे भाई, एनजीओ है तो आपका नियम और कानून कहाँ चले गए? लेकिन इनकी संगठन क्षमता का मैं प्रशंसक हूँ। दिग्विजय बाबू को राजनीतिक अकल बहुत दिन के बाद आ रही है कि भाजपा संगठन क्या मजबूत है, अच्छी बात है, लेकिन उनकी नसीहत जिनको लेना है, ये भी उन्होंने कह दिया है कि राहुल गांधी को सुनते नहीं है। और जैसा कि हमने आपको बताया कि कांग्रेस के अंदर दिग्विजय सिंह की इस बात पर दो राय हो गई है, तो अब कुछ और नेताओं की राय आपको सुनवाते हैं। सुप्रिया श्रीनेत कांग्रेस की प्रवक्ता हैं, उन्होंने कहा संघ से सीखने की जरूरत नहीं है, लोगों को कांग्रेस से सीखना चाहिए। तो शहजाद पूनावाला जो बीजेपी के प्रवक्ता हैं, उन्होंने कहा कि राहुल गांधी के मेंटोर रहे दिग्विजय सिंह, और वो खुद ट्वीट करके सोशल मीडिया पर पोस्ट करके ये संकेत दे रहे हैं कि राहुल को हटाओ। संघ जैसे नफरती संगठन से, जिसकी विचारधारा से प्रेरित होकर गोडसे ने इस देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को मार डाला, उससे हमें कुछ भी सीखने की जरूरत नहीं। हम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस हैं। हमने ब्रिटिश हुकूमत, उसके अन्याय, उसके शोषण के खिलाफ आजादी की लड़ाई लड़ी और इसको जन आंदोलन बनाकर लड़ा। हमने इस देश की तमाम कुरीतियों को समाप्त करने का काम किया है। हमें किसी से कुछ सीखने की जरूरत नहीं है। हम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस हैं, लोगों को हमसे सीखना चाहिए। अब राहुल गांधी के जो मेंटोर है दिग्विजय सिंह जी, वही बार बार ट्वीट करके कह रहे हैं पब्लिक डोमेन में कि राहुल जी आपको कन्विंस नहीं किया जा सकता, मतलब कि वो सच नहीं स्वीकारना चाहते। राहुल गांधी जी, हमारा ऑर्गेनाइजेशन प्रैग्मेटिक और डिसेंट्रलाइज होना चाहिए, मतलब कि कांग्रेस एकदम इमरजेंसी मानसिकता और डिक्टेटोरियल मानसिकता पर चलती है और डेमोक्रेसी का पाठ ये सबको पढ़ाते रहते हैं। उन्होंने जो कहा है, इसका साफ अर्थ यह है कि कांग्रेस वोट चोरी से नहीं, संगठन की कमजोरी से हारी, और इस बात को एंडोर्स कर रहे टीएस सिंहदेव जी, इस बात को एंडोर्स कर रहे राशिद अलवी। तो ये कुल मिलाकर राहुल हटाओ और राहुल में कोई कॉन्फिडेंस नहीं बचा। लेकिन कांग्रेस के अंदर कुछ नेता ऐसे भी हैं जो दिग्विजय सिंह के बयान से सहमति जता रहे हैं। शशि थरूर ऐसा ही एक नाम है। उन्होंने बोला
संगठन में बदलाव होना तो जरूरी है, लेकिन पवन खेड़ा फिर दूसरे गुट में। उन्होंने कहा हमें आरएसएस जैसी संगठन से सीखने की कोई जरूरत नहीं है। जी, मैं भी चाहता हूं कि हमारे संगठन जरा सा मजबूत हो और हमारे संगठन के अंदर तो डिसिप्लिन होना ही चाहिए, तो लॉजिकल है। तो ये लेकिन दिग्विजय सिंह साहब अपने आप बोल सकते हैं ना, उनसे संघ से सीखने लायक तो कुछ है नहीं। ऐसे संगठन जो गोडसे के लिए जाने जाते हो, वो गांधी के संगठन को क्या सिखाएंगे। तो कांग्रेस के एक और नेता गुलाम मीर ने कहा कि दरअसल दिग्विजय सिंह ने रेफरेंस के तौर पर यह बात बोली है बैठक में, जिसमें आरएसएस का रेफरेंस दिया। लेकिन बीजेपी के प्रवक्ता गौरव वल्लभ ने कहा, वो कांग्रेस में रह चुके हैं पहले, उन्होंने कहा दिग्विजय सिंह ने जो बोला है सही है, मैंने भी तो अपना त्याग पत्र देते समय ऐसा ही बोला था। उन्होंने थोड़ा सा कंपैरिजन किया है और अपनी ऑर्गेनाइजेशन को स्ट्रेंथन करने के लिए उन्होंने एक रेफरेंस के तौर पर कहा है। दिग्विजय जी कह रहे हैं कि कांग्रेस के सारे निर्णय गांधी परिवार के लोग लेते हैं। यही बात वो कह रहे हैं कि सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर हो चुकी है कांग्रेस पार्टी में, और यही बात मैंने भी जब कांग्रेस पार्टी से त्यागपत्र दिया था तो यही बात मैंने लिखी थी। तो जब आपने इन सारे नेताओं की बातें सुन ली तो आपको समझ में आ गया होगा कि आज इस बड़े विषय पर हम बड़ी बहस राष्ट्रमंच में कर क्यों रहे हैं, और इस बहस में हम कुछ सवाल भी पूछ रहे हैं। उन सवालों को जरा आप पहले देख लीजिए। पहला सवाल कि CWC की बैठक में आरएसएस पर तनातनी हुई, ऐसी खबर आ रही है कि आरएसएस के मुद्दे पर तनातनी। और दूसरा, आरएसएस की तारीफ से कांग्रेस में घमासान क्यों? अगर कर भी दिया, कुछ सीखने की बात कही तो इतनी घमासान की क्या जरूरत है? और संघ की प्रशंसा से क्या कांग्रेस के नेता आपस में ही आमने सामने आ गए? जो हमने बातें सुनवाई उससे तो लगता है। और यह भी कि बैठक में दरअसल लगातार हार से कांग्रेस के अंदर नेतृत्व पर सवाल उठे हैं क्या? और यह भी कि सुधार के सुझाव से कांग्रेस को परेशानी क्यों है? पहले भी G23 के नेताओं ने इस तरह के सुझाव दिए थे, लेकिन देखिए लगता है इस बार भी उसको सुनने तक को तैयार नहीं है क्या कांग्रेस नेतृत्व। इसी पर आज राष्ट्रमंच में बड़े विषय पर बड़ी बहस में हमारे साथ जुड़ रहे हैं विजय शर्मा जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ेंगे। साथ में पवन पटेल जी, कांग्रेस के नेता, ऋषि शंकर मिश्रा जी, राजनीतिक विश्लेषक, और बड़ी मजबूती से बातें रखते हैं विपक्ष के समर्थन में, कांग्रेस के भी समर्थन में, अवधेश कुमार जी, वरिष्ठ नेता, माफ कीजिएगा वरिष्ठ पत्रकार, हमारे सहयोगी हैं अवधेश जी, कई बार साथ में हम लोग काम कर चुके हैं। बिल्कुल, तो वरिष्ठ पत्रकार हमारे सहयोगी हमारे साथ यहीं स्टूडियो में मौजूद है अवधेश कुमार जी। बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। मैं सबसे पहले अवधेश सर के पास ही चलूंगा राष्ट्रमंच में आज। अवधेश सर, कैसे इसको देखा जाए, जिस तरह से कि आप देखें कि यह मुद्दा एकदम साधारण सा, दिग्विजय सिंह ने एक उदाहरण के तौर पर, गुलाम मीर की बात अभी हमने सुनवाई कि एक उदाहरण के तौर पर ही तो बोला था, है ना। उसमें उन्होंने कहा कि भाई संगठन किस तरह होनी चाहिए। देखिए आरएसएस, जनसंघ, बीजेपी की जो कार्यशैली है, जो संगठन है, हाँ उससे पहले एक पोस्ट भी किया था, उस पोस्ट में एक तस्वीर साझा की थी, आगे चल करके हम दिखाएंगे वो तस्वीर। दरअसल उसमें था क्या कि आडवाणी जी, उस समय के वरिष्ठ नेता, बैठे हुए हैं और उनके ठीक नीचे जमीन पर नरेंद्र मोदी जी बैठे हुए हैं। बाद में जाकर नरेंद्र मोदी जी वहां से मुख्यमंत्री और फिर आज प्रधानमंत्री। तो इस तस्वीर को उन्होंने साझा की थी अपने पोस्ट में। इसे कांग्रेस ने एक, जिसे कहते हैं एक इजी मैसेज के तौर पर क्यों नहीं लिया? इतनी खलबली क्यों मच गई? नहीं, देखिए ऐसा है कि वो देखन में छोटा न लगे घाव करे गंभीर। पहले तुम्हारे ऋषि जी नेता पर हंस रहे हैं। मैं तो पैदाइशी नेता ही रहा हूँ, पॉलिटिकल पार्टी का मेंबर नहीं हुआ जीवन में जी। और पत्रकारिता के अलावा भी देश में इतने काम करते हैं। आपको नमस्कार भी कर रहे हैं। छात्र जीवन से ही हम लोग जो है आज तक जो है और समाज में आंदोलन, धरना, प्रदर्शन, इसलिए पत्रकार भी बने थे कि शायद देश का बेहतर काम कर सकेंगे। तो इसलिए नेता कोई मुझे कहे, बचपन में हमको, बल्कि छात्र जीवन में नेताजी कहते ही थे मुझे लंबे समय तक जो है, तो मुझे कोई समस्या नहीं है। नेतागिरी के बहुत सारे गुण आप में हैं भी। दिग्विजय सिंह जी ने जो कुछ कहा है ये अत्यंत गंभीर है और भारत की संपूर्ण मतलब राजनीतिक व्यवस्था, संपूर्ण जो गैर राजनीतिक समाज सेवी और संगठनों की व्यवस्था है, उस पर
उस पर एक गंभीर विमर्श की जो है आवश्यकता पर बल देती है। देखिए दिग्विजय सिंह पॉलिटिकल पार्टी में है, तो वो जो कुछ भी उनके दिल में है 100% नहीं बोला जा सकता है। व्यक्तिगत बातचीत में तो कहेंगे, क्योंकि दिग्विजय सिंह उस राज्य से आते हैं जिनको सीधे बीजेपी से लड़ना पड़ा है। इसलिए उनका स्टैंड हमेशा, चाहे अर्जुन सिंह का स्टैंड कांग्रेस में हमेशा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और बीजेपी के खिलाफ एक्सट्रीम रहा है, अतिवादी धारा में रहा है, क्योंकि वहां दूसरी कोई पार्टी नहीं रही है। लेकिन व्यक्तिगत स्तर पर दिग्विजय सिंह को मैंने देखा है उतने ही अच्छे संबंध आरएसएस के लोगों से, उतने ही अच्छे संबंध बीजेपी के लोगों से, सबसे व्यक्तिगत संबंध उनके रहे हैं। और जब भी किसी को जिन्यून आवश्यकता होती है, यहां तक कि कई बड़े लोगों की, जब वो मुख्यमंत्री थे कुशाभाऊ ठाकरे की उनके 60वीं शायद मनाई जा रही थी जी, उस समय वो मुख्यमंत्री थे, वो आए, मंच पर बुलाया गया, नहीं बैठे, नीचे बैठे, फिर बाद में जैसे ये कार्यक्रम खत्म हुआ मंच पर गए, उनका पैर छूकर प्रणाम किया, उनको 2 शॉल उड़ाया, फिर नीचे आए। तो वो उनका अपना लेकिन वो जो कुछ भी कह रहे हैं, अब देखिए इस समय उन्होंने ये बताया है कि भाई आखिर हम दिन रात तो आरएसएस को गाली देते हैं। ये तो सोचो कि उसमें एक साधारण आदमी, साधारण घर का व्यक्ति, तस्वीर अभी दिखा रहे हैं, साधारण घर का पोस्ट और वही व्यक्ति यहाँ बैठे हुए प्रधानमंत्री पद पर पहुंच जाता है और वहां से वो पूरी भारत की नीति बदल देता है। और कहा नहीं, लेकिन लगातार 3 बार से वो प्रधानमंत्री है, इतने समय तक वो जो है मुख्यमंत्री रहा है। दुनिया में जाता है तो उसकी इतनी प्रतिष्ठा हो रही है भारत में, और वो बोले नहीं है, दुनिया में सबसे ज्यादा मुस्लिम देशों ने किसी को अगर अपना सर्वोच्च सम्मान दिया है किसी एक नेता को, तो वो नरेंद्र मोदी है। मतलब कुल मिला के 28 सम्मान मिल गए हैं, जिसमें से 17 बताया जाता है कि मुस्लिम देशों ने दे दिया है। तो वो ये बता रहे हैं कि इस पर हमको पुनर्विचार करना चाहिए इस समय, और हमको अपने ढांचे में, अपने सोच में, उसमें उन्होंने नहीं कहा, यहां तक कि जो आइडियोलॉजी है, तो देश इस समय किस आइडियोलॉजी पर और दुनिया है वो क्या स्वीकार कर रही है, तो ये गंभीर विमर्श की मांग करती है। अब पवन खेरा जी कह दें या मान लीजिए दूसरे लोग कह दें, तो उनकी तो इसी पर चलती है कि राहुल गांधी जी जो बोले उनके इर्द गिर्द खड़ा रहो। अगर वो बोलेंगे नहीं तो कांग्रेस पार्टी में इन लोगों की वो हैसियत नहीं है कि कांग्रेस पार्टी में स्टैंड। दिग्विजय सिंह तो फिर भी एक हैसियत है जी, वो चुनाव जीते हैं, वो मुख्यमंत्री रहे हैं, वो सांसद रहे हैं, राज्यसभा में उनकी अपनी एक हैसियत है। लेकिन बाकी बहुत सारे नेताओं की हैसियत नहीं थी। एक गंभीर विमर्श की मांग, एक और लाइन बोलो, उन्होंने कहा कि वो प्रधानमंत्री जी ने कहा कि लाल किले से कि वो एक दुनिया का सबसे बड़ा एनजीओ है, जबकि रजिस्ट्रेशन नहीं है। उनको मालूम होना चाहिए किसी भी दुनिया के एनजीओ के लिए रजिस्ट्रेशन कराना आवश्यक नहीं है। हम अपने स्वतंत्र रूप में जब काम करते हैं तो हम स्वतंत्र निर्णय लेते हैं। जैसे आप रजिस्ट्रेशन कराते हैं, अंग्रेजों ने 1860 में 1857 की क्रांति के बाद भारत की सामाजिक संस्थाओं पर, सेवा संस्थाओं पर, धार्मिक संस्थाओं पर अपना नियंत्रण रखने के लिए 1860 का चैरिटेबल सोसाइटी एक्ट बनाया, जिसके तहत एनजीओ, जिसके तहत आपका ट्रस्ट रजिस्टर्ड होता है। हम लोगों की एक लंबी लड़ाई थी कि इस कानून को खत्म किया जाए, और एक वामपंथी संगठन है पीयूसीएल, जिसने आज तक अपना रजिस्ट्रेशन नहीं कराया कि हम उनके बंधन में नहीं बनेंगे कि हर साल इनकम टैक्स। सवाल हमेशा आरएसएस पर आ जाता है। नहीं, आरएसएस सवाल हमेशा आरएसएस को लेकर। मैं कोई संगठन देश के लिए काम करूं तो मेरा रजिस्ट्रेशन कराना आवश्यक है क्या? मुझे चुनाव लड़ना है? बिल्कुल नहीं है। मैं काम कर सकता हूं। मंच बना, मैंने खुद ऐसे मंच बना के काम किए हैं और रजिस्टर्ड नहीं कराया। ठीक है। ऋषि शंकर मिश्रा जी, मैं नेताओं के पास जाऊं उससे पहले हमारे दूसरे राजनीतिक विश्लेषक ऋषि शंकर मिश्रा जी। ऋषि जी, दिग्विजय सिंह जी ने एक पोस्ट किया तस्वीर के साथ, बाद में हालांकि उसको शायद उन्होंने डिलीट भी कर दिया, लेकिन अगर मान लीजिए इससे पहले G23 नेताओं ने भी सवाल उठाए थे, ऋषि जी बड़े वरिष्ठ नेता थे वो लोग भी, उन्होंने भी कुछ सुझाव दिए थे। तो सुझाव को बिल्कुल सहजता के साथ क्यों नहीं लिया जा सकता? इस तरह से कांग्रेस के कुछ नेताओं के द्वारा रिएक्ट करने की जरूरत क्या है? एक तो ये, और दूसरी बात ये कि G20 ये जो CWC की बैठक है वहां से भी ऐसी रिपोर्ट आ रही है कि वहां बड़ी इसमें तनातनी हुई, इसकी क्या जरूरत थी ऋषि जी? मुझे लगता है CWC की जो मीटिंग होती है, क्लोज डोर मीटिंग होती है, वहां से खबरें कैसे आपके पास आ रही है मुझे जानकारी नहीं है। आपके सोर्स मुझे लगता है कि काफी मजबूत हैं, लालचंद जी के या पत्रकारों के। दूसरी बात, ये तो आप लोगों को तारीफ करनी चाहिए कि दिग्विजय सिंह जी जैसे बड़े नेता, यदि कांग्रेस के बड़े नेता जो 2 बार मुख्यमंत्री रहे हैं, कई बार पार्टी के जनरल सेक्रेटरी रहे हैं, गांधी परिवार के करीबी रहे हैं, वो कुछ बयान दे रहे हैं, उस पे थर्ड लाइन के नेता जो हैं
सेकेंड लाइन के जो नेता हैं उस पर रिएक्ट कर रहे हैं, तो ये तो खूबसूरती है पार्टी की। लोकतंत्र में मतभेद अच्छी बात है, मतभेद होना चाहिए। लोकतंत्र की ताकत क्या है कि किसी एक विषय पे एक नेता का या कुछ नेताओं का अलग विचार होता है और कुछ वर्ग का अलग विचार होता है। तो लोकतंत्र की खूबसूरती है। ये भाजपा थोड़ी है कि नरेंद्र मोदी जी जो कह दिए और अमित शाह उसको एग्जीक्यूट करने में लग गए, बाकी लोग जिंदाबाद जिंदाबाद कर लिए। अवधेश जी तो बिहार के हैं, नितिन नवीन का कैसे सिलेक्शन हुआ है कहने की जरूरत है। नितिन नवीन एक जूनियर मिनिस्टर थे बिहार सरकार में, उनको डायरेक्ट उठा के कार्यकारी अध्यक्ष बना दिया गया। क्या तमाम लोगों से राय विचार करके नितिन नवीन को अध्यक्ष बनाया गया है? पूछे तो उनसे। तो अवधेश जी जब आपने नेता कहा तो हंस रहे थे, और उनको ये भी बात बताना चाहिए कि नितिन नवीन का कैसे सिलेक्शन हुआ। और दिग्विजय सिंह ने क्या गलत कहा? संघ का ऑर्गेनाइजेशनल पावर इतना अच्छा है कि भाजपा की नाकामियों को कहीं ना कहीं कवर अप करती है संघ आरएसएस। तो वो यदि संघ मतलब ऑर्गेनाइजेशनल रूप में मजबूत है, संघ का मैं भी तारीफ करता हूँ। ये बात कांग्रेस को सीखना चाहिए। तो यानी आप दिग्विजय सिंह के बयान के एक पार्ट से सहमत हैं? सुन तो लीजिए, मैं बताता हूँ। मैं देखिए, मैं अवधेश जी की तरह नहीं हूँ कि एक पक्ष रखूँ दूसरा पक्ष को गोल कर दूं। ब्लैक एंड व्हाइट में व्हाइट दिखाऊं और ब्लैक को गोल कर दूं। तो अवधेश जी ने कौन सा पक्ष गोल कर दिया? सुन तो लीजिए, संघ का पॉजिटिव चीज ये है कि कांग्रेस वाले 10 बजे 11 बजे जाते हैं वोटिंग के दिन प्रचार करने। संघ वाले जो हैं सुबह 6 बजे जाके चाय पी के पूरा कन्विंस कर देते हैं। 6 बजे जाके ही वो मतलब कार्यशाला या क्या होता है उन लोगों का शिविर लगता है हर सुबह। उसके बाद वो जाते हैं, हर घर जाते हैं, चाय पी के अपना मतलब जो विचारधारा है या अपना जो एजेंडा है वो सेट कर देते हैं। ये कांग्रेस वाले 10 बजे जाते हैं। तो ये दिग्विजय सिंह ने पॉजिटिव चीज कहा है, लेकिन दिग्विजय सिंह ने जो आलोचनात्मक पक्ष रखा है संघ का, उसको भी आपको रखना चाहिए। उन्होंने कहा है कि इतनी बड़ी संगठन हमने तो सुनवाई ना भाई, पूरी बात सुनवाई। उनका विचारधारा जो है, हमने पूरी बात सुनवाई है। अभी आपने उनका जो विचारधारा है, उन्हीं के जो फॉलोवर थे गोडसे जिन्होंने गांधी की हत्या किया। अदालत में ऐसा नहीं पाया, लेकिन अदालत में ऐसा पाया नहीं सर। आज भी किसी कहने को कहते रहिए, लेकिन अदालत ने नहीं पाया ये। आज भी किसी भी पार्टी से संबंध रखने वाले प्रधानमंत्री रहे हो देश के, आज भी विदेश जाते हैं तो कहते हैं कि गांधी के देश से आए हैं। ये नहीं कहते हैं कि वीर सावरकर के देश से आए हैं, गोडसे के देश से आए हैं। तो गांधी गांधी पर पेटेंट नहीं कीजिए। गांधी पर पेटेंट नहीं कीजिए। मैं भी तो वही कह रहा हूँ। गांधी किसी एक पार्टी या किसी विचारधारा के नहीं है, राष्ट्रपिता हैं, पेटेंट नहीं कीजिए। लेकिन आपने जो लालचंद जी बहुत आसानी से कहा कि सजा नहीं मिला, तो सजा क्यों नहीं मिला उस बात को भी उल्लेख कीजिए। सबूत के अभाव में ये नहीं कहा गया कि वो दोषी नहीं है। नहीं, वो दोषी है ना। अरे वो दोषी आरएसएस के साथ उसका कोई संबंध नहीं था। किसी चीज के लिए या मैं आपको किसी चीज के लिए आपके ऊपर आरोप लगा दूं, तो आपको जब छोड़ा जाएगा तो कहा जाएगा ये नेता को एक ही नाथूराम गोडसे सबको पता होना चाहिए कि नाथूराम गोडसे का आरएसएस से कोई लेना देना नहीं था। वो तो अपनी पत्रिका निकालता था जिसमें आरएसएस के खिलाफ लेख लिखता था, वो तो क्लियर था उसमें। जिस दिन गांधी जी की हत्या की गई, उससे कुछ दिनों पहले किन नेताओं से, संघ के किन नेताओं से उनकी मुलाकात हुई? किनसे मुलाकात हुई? तो मैं आपसे मिल के आऊंगा, किसी को मार दूंगा मान लीजिए, तो आप दोषी हो गए उसके लिए? कैसे बात कर रहे हैं? पर्याप्त नहीं होता है। नाथूराम गोडसे अपनी पत्रिका निकालता था जिसमें आरएसएस की आलोचना करता था। आप लोगों को कपूर का, अरे भाई ये 2-2 बार उसकी कमीशन बैठ गई है। ये जो अच्छा, इस पर हमको स्पष्टीकरण भी नहीं देना है, क्योंकि देश से सुनते सुनते तंग आ गया। आज तक के साबित ने कहते रहिए पूरी जिंदगी, और इसीलिए एक्सेप्टेबिलिटी नहीं। अदालत ने ये नहीं पाया। नहीं, अदालत तो छोड़िए ना, अदालत में तो उसने हत्या की थी, हत्या की, उसको फांसी की सजा मिल गई और मिलने चाहिए ऐसे। आरएसएस से लिंक की बात कर, लेकिन आरएसएस से बंद क्यों हटा दिया गया? लालचंद जी, नाथूराम गोडसे के नाम सुनते ही मिर्ची लग जाती है हमारे अवधेश जी को।
आप नाथूराम गोडसे का 1000 बार नाम लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। 5000 बार नाम लीजिए, 5000 बार नाम लीजिए, हमको क्या प्रॉब्लम है? आप अगर 1000 बार नाम नहीं, देखो ये छोटी बुद्धि का विषय है। अब इन्होंने जो बोल दिया नाथूराम जैसे निकृष्ट आदमी से मेरी तुलना में मुझे कष्ट हो जाएगा, मतलब क्या कैसी बात कर रहे हैं आप? यही समस्या है आप लोगों की। जरा सोचते हुए बोलते समय जरा सोचना चाहिए आपको कि एक व्यक्ति जो महात्मा गांधी जैसे महान व्यक्ति की हत्या कर दे और हमारे मन में उसके प्रति सहानुभूति हो जाएगा। बात हमारी नहीं, क्या इस बात को लेकर के आरएसएस और बीजेपी कई बार कह चुकी है कि नाथूराम गोडसे अपराधी थे, उनसे हमारा कोई लिंक नहीं है। अब मान लिया नहीं, हमारे परिवार का भी कोई आदमी इतना करेगा तो उसके साथ खड़ा होंगे क्या जाकर? बिल्कुल, वो तो था भी नहीं। हमारे परिवार में कोई जाए और कोई कुकर्म कर दे तो क्या हम उसके साथ खड़े होंगे? इसलिए भाजपा गांधी को गाली देने वाले को भाजपा का टिकट देती है, सांसद भेजती है, पार्लियामेंट में भेजती है। उसमें क्या कहेंगे आप? जो नाथूराम कांग्रेस को कुछ सीख दे दीजिए जो दिग्विजय सिंह जी ने कहा है। इस तरह की चीजें अगर ढूंढिएगा, ऋषि शंकर मिश्रा जी, अंबेडकर जी को पता नहीं क्या क्या कहने वालों को क्या क्या चीजें मिल जाए। अंबेडकर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को उसको मत कुरे दिए, उसको भी रखिए, मत कुरे दिए उसको। मैं लौटता हूं आप सभी के पास, जिंदा रहते हुए जुलूस पवन पटेल जी के पास, और विजय जी भी जुड़ गए हैं। विजय शर्मा जी, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से स्वागत, बहुत बहुत स्वागत विजय जी। पवन पटेल जी के पास पहले चलते हैं। पवन जी, एक बात बताइए कि जो मैंने कहा कि G23 भी बना था कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं का ग्रुप, उन्होंने भी कुछ सुझाव रखे थे, लेकिन वो तो उनकी आवाज तो जैसे नक्कार खाने में तूती की आवाज रह जाती है, बेचारों की आवाज खत्म हो गई, उसमें से कुछ इधर उधर हो भी गए। अब जरा ये बताइए कि अगर कोई सुझाव आता है तो उस पर गंभीरता से सोचने से पार्टी को ही तो फायदा होगा, तो इस पर इतना ज्यादा बवाल क्यों मचा हुआ है, क्यों इतना ज्यादा रिएक्शन? पवन जी। नहीं, देखिए, बवाल मचा हुआ कि बवाल मचाया जा रहा है, बड़ा अंतर है। मुझे तो लगता है जब दिग्विजय सिंह जी ने बोला कि हम CWC की मीटिंग में हमने पूरी अपनी बातें रख दी हैं, अब अगर उन्होंने ये बातें अगर ट्वीट करी है तो ट्वीट से संबंधित ही बात रखेंगे, उसका यू टर्न तो करेंगे नहीं वहां। अगर उन्होंने ट्वीट किया है, अगर वहां बात रखेंगे तो उसी से संबंधित बात रखेंगे, तो इसलिए इतना बवाल मचा नहीं। वो सिंपल सी बात है, उन्होंने जो उदाहरण देकर के उसको बताने का प्रयास किया है, संगठन की जो शक्ति है उसको बताने का प्रयास किया, विचारधारा को बताने का प्रयास नहीं किया है। संगठन की शक्ति है कि एक नीचे बैठा हुआ व्यक्ति आज प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री बन गया, लेकिन उस विचारधारा की जो शक्ति है, जो विचारधारा जिसके धुर विरोधी दिग्विजय सिंह जी है, वही विचारधारा थी कि उसी अडवाणी जी का टांग पकड़ के नरेंद्र मोदी जी ने खींच करके उनकी क्या हालत कर दी, ये भी सोचने वाली बात है। तो जो आदरणीय दिग्विजय सिंह जी ने, उन्होंने अपनी पूरी विचारधारा की बात की। मुझे लगता है कि जितना विरोध उन्होंने संघ का, जितना विरोध उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का नीतियों का किया है, तो समझने वाली बात है कि उन्होंने एक अच्छी समझाइश देने का प्रयास किया। और कांग्रेस की लोकतंत्र के, कांग्रेस के अंदर जो लोकतांत्रिक प्रक्रिया, उसी का एक सबसे बड़ा एक उदाहरण है कि यहाँ हर व्यक्ति अपनी बात को रखने के लिए स्वतंत्र है, हर व्यक्ति यहाँ अपनी बात को रख सकता है। वहां पे यस बॉस वाली नई सिस्टम है कि मोदी जी और अमित शाह जी ने अगर कोई फरमान निकाल दिया तो उसके खिलाफ कोई चू नहीं बोल सकता है। ये भारतीय जनता पार्टी के अंदर कांग्रेस पार्टी की यही खूबसूरती है। और मुझे लगता है कि अगर किसी भी संगठन में, किसी भी चीज में अगर कोई अच्छा है, उस संगठन का जो उनका है महिमा मंडल, जो संगठन के हिसाब से जो ताकत है, उसको सिखाने का प्रयास किया है, उसको बताने का प्रयास किया है कि उस संगठन से हमें सीखना चाहिए। और दूसरा मैं भी यही बात कह रहा था कि दिग्विजय सिंह ने अपना संदेश देने के लिए एक पोस्ट, एक तस्वीर का इस्तेमाल किया। आप इसको बहुत सहजता के साथ ले सकते थे, लेकिन कहीं ऐसा तो नहीं पवन जी, इसमें जो संदेश छुपा है, नेतृत्व से जो इसमें सवाल किया गया है, कांग्रेस की कार्य पद्धति पर जो एक सवाल किया गया इस संदेश में, उसको जानबूझ करके आरएसएस वाले पहलू को हाईलाइट करके कांग्रेस नकारने की कोशिश कर रही है क्या? नहीं, देखिए, नकारने की कोशिश नहीं कर रही। वो तो CWC की मीटिंग में जो हुआ होगा उसमें ही होगा। नकारने की कोशिश न किसी नेता ने ऐसा एकदम उससे विरोध कर दिया कि नहीं हम उसके, सुप्रिया सीनियर जी ने भी बोला कि उनके जो वक्तव्य है उनको तोड़ मरोड़ करके पेश किया जा रहा है, किसी ने उसको नकारने का प्रयास नहीं किया है। सबने बोलने का प्रयास किया है कि उन्होंने साफ साफ बोला विचारधारी कि इसमें एक दूसरा संदेश भी, जो मुझे लगता है कि एक संदेश ये भी देने का प्रयास है उनका कि भाई जिस तरह अगर आप संगठन के लिए पूरी ताकत से, पूरी तन्मयता के, पूरे मनोबल से काम करोगे और जब संगठन मजबूत होगा तो एक नीचे बैठे कार्यकर्ता को भी प्रधानमंत्री का पद मिल सकता है। वो भी एक हमारे जो छोटे कार्यकर्ता, उनका मनोबल भी बढ़ाने का प्रयास किया होगा। इसको हमें सकारात्मक ढंग से लेने का प्रयास करना चाहिए। विजय शर्मा जी, दिग्विजय सिंह अतीत में ऐसे बयान दे चुके हैं जिस पर काफी बड़े विवाद हुए हैं, बड़े विवाद हुए हैं। ऐसे बयान उन्होंने दिया, चाहे 26/11 को लेकर या और भी चीजों को लेकर। लेकिन इस बार जो उन्होंने बयान दिया है
विजय शर्मा जी, आपको लगता है कि दिग्विजय सिंह के बयान जो हैं वो कांग्रेस को रास नहीं आ रहे हैं, क्योंकि उसमें कहीं ना कहीं आप लोगों की कार्यशैली, संघ की कार्यशैली की तारीफ कर दी गई है, इसीलिए रास नहीं आ रहा है उनको? लालचंद्र जी, सबसे पहले तो मैं साधुवाद देना चाहता हूं पवन जी को। जी, पवन जी ने ये मान लिया कि संगठन आरएसएस का बड़ा अच्छा है, बीजेपी का बड़ा अच्छा है, तो इसकी बात सही बात है, इस ईमानदारी के लिए तारीफ होनी चाहिए। क्योंकि राहुल गांधी जी के आप बयान पीछे उठा के देखिए, उन्होंने आरएसएस के ऊपर इतने हमला बोला है कि वो अपनी बात नहीं कह सकते, आरएसएस में कोई कार्यकर्ता कोई अपनी बात नहीं रख सकता। तो ये बात तय करती है कि कांग्रेस के भी जितने पदाधिकारी हैं, जितने कार्यकर्ता हैं, मानते हैं कि संघ में संगठन अच्छे से चलता है। बीजेपी में भी किस तरह से एक आम कार्यकर्ता जो चाय बेचने वाला है वो प्रधानमंत्री बन सकता है, शीर्ष तक पहुंच सकता है, और सबसे लंबा कार्यकाल शासन में, सत्ता में नरेंद्र मोदी जी का हो चुका है, मुख्यमंत्री प्लस प्रधानमंत्री मिलाकर। तो ये पवन जी ने आईना दिखा दिया राहुल गांधी जी को, ये मैं इनको साधुवाद देता हूं इस बात के लिए। दूसरा, मैं दिग्विजय सिंह कोई आम कार्यकर्ता तो है नहीं, वो 3 बार के चुने हुए मुख्यमंत्री है कांग्रेस के, वो बहुत बड़े बड़े पदों पर रहे हैं, राज्यसभा के मेंबर रहे हैं, 2 बार रहे, हाँ ठीक है, सही करेक्शन किया, सही करेक्ट, 2 बार रहे हैं, ठीक है, हाँ, 2 बार वो राज्यसभा के मेंबर रहे हैं वो। उसके अलावा देखिए कि वो नाक कान भी रहे राहुल गांधी के। आपने 2014 के बाद में देखा होगा कि वो कितने राजनीतिक गुरु कहा जाता था उनको, सही बात है। हाँ, तो अगर इस तरह के बयान उन्होंने दिया है ट्विटर के ऊपर, आपने ट्वीट आप बार बार दिखा रहे हो, तो इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। ये डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन जो एक मैसेज देना होता है वो दिग्विजय जी ने मैसेज दे दिया, और ये पहला मौका नहीं है। लालचंद्र जी 90 से ज्यादा चुनाव हार चुके हैं राहुल गांधी जी के नेतृत्व में। ठीक है, मैं यही कह रहा था कि जिस मैसेज की आप बात कर रहे हैं, क्या उसको आरएसएस वाले मामले को हाईलाइट करके कांग्रेस उसको बड़ी चतुराई से नकार रही किया? इस पहलू पर बात करेंगे छोटे से ब्रेक के बाद, सब लोग बने रहिएगा। छोटा सा ब्रेक राष्ट्रमंच में इस समय। LIC युवा प्रोफेशनल्स के लिए लाए हैं नवजीवन श्री। करें नियमित प्रीमियम का भुगतान, जीवन बीमा का आनंद लें, प्राप्त करें प्रीमियम के प्रतिशत पर गारंटीकृत एडिशंस, अपने वित्तीय लक्ष्यों के अनुरूप मैच्योरिटी पर गारंटीकृत धनराशि पाएं। मौजूदा पॉलिसी धारकों के लिए आकर्षक अतिरिक्त लाभ आज ही खरीदें। प्राचीन तमिल साहित्य में जीवंत त्रिपुरारी की नगरी काशी में संस्कृति का अद्भुत समागम। एक आत्मा, एक विचार, एक संस्कार, केवल प्रकटीकरण 2। पहला, ज्ञान की राजधानी, दूसरा संस्कृति और कला का गढ़, और दोनों के मिलन का नाम है काशी तमिल संगमम। यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में काशी के नमो घाट से प्रारंभ हुए काशी तमिल संगमम के वर्ष 2025 के संस्करण का शुभारंभ माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने किया। सांस्कृतिक समागम की सतत प्रक्रिया तमिल करकलाम के जरिए हो रही है और प्रगाढ़। काशी तमिल संगमम भारत की सांस्कृतिक, शैक्षिक, आर्थिक और आध्यात्मिक साझेदारी को सशक्त करते हुए एक भारत श्रेष्ठ भारत के संकल्प को साकार कर रहा है। स्वागत है ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं डीडी न्यूज पर राष्ट्रमंच, जिसमें हम बड़े विषय पर बड़ी बहस कर रहे हैं। और आज की जो बड़ी बहस है वो ये है कि आरएसएस की तारीफ से कांग्रेस के अंदर घमासान क्यों मच गया है, इसी पर हम बहस कर रहे हैं। और सीधे रुख करते हैं अवधेश जी का। अवधेश जी, जो हम अभी ब्रेक पर जाने से पहले बात कर रहे थे कि क्या कांग्रेस असहज हो रही है, एक थोड़ा सा उदाहरण ले लेते हैं। मान लीजिए दिग्विजय सिंह जी आरएसएस की प्रशंसा के जरिए ये संदेश ना दे करके किसी और संगठन के जरिए इस संदेश को देते। लालचंद जी, आपने तो मेरी बात पूरी नहीं होने दी। 10 सेकंड की बात। मैं आ रहा हूं, मैं दोबारा आऊंगा विजय जी दोबारा आऊंगा। मेरी बात 10 सेकंड की मेरी अच्छा बात। ले लीजिए आप 10 सेकंड ले लीजिए, फिर अवधेश जी के पास जाएंगे। मैं ये कह रहा था कि 90 से ज्यादा चुनाव हार चुके हैं राहुल गांधी जी के नेतृत्व में, और कांग्रेस छटपटा रही है। वो इनसे पीछा छुड़ाना चाहती है राहुल गांधी जी से। आपने प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी की बात नहीं सुनी थी। उन्होंने कहा था एक बड़ी टूट होने जा रही है कांग्रेस पार्टी में। हाँ, ये बिल्कुल, उसकी सुखबुगाहट है। थी प्रधानमंत्री ने। हाँ, तो ये उसकी सुखबुगाहट है चारों तरफ से। जिस तरह से
निराशा और हताशा है कांग्रेस पार्टी में, उससे पीछे छुटाना चाहते हैं राहुल गांधी जी से। अभी आपने रॉबर्ट वाड्रा का बयान देखा होगा, उन्होंने प्रियंका गांधी को आगे किया है। एक इमरान जो इनके हैं कांग्रेस के नेता, उन्होंने कहा है कि प्रियंका गांधी को पीएम का चेहरा बनाना चाहिए। तो इनके अंदर एक द्वंद्व चल रहा है, अंदर ही अंदर चल रहा है, और इस पे सरकार तो ये अपना कांग्रेस पार्टी में टूट होने जा रही है। ठीक, बहुत बड़ी टूट होने जा रही है। ठीक, अब लौटता हूं आपके पास। अवधेश सर, जो मैं कह रहा था कि अगर मान लीजिए थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं दिग्विजय सिंह आरएसएस का उदाहरण नहीं लेते, रेफरेंस नहीं लेते, इस तस्वीर का उदाहरण नहीं लेते, किसी दूसरे संगठन के जरिए ये संदेश देते, तो भी उनके संदेश का वही हश्र होता जो G23 के वरिष्ठ नेताओं के संदेश का हुआ था। देखिए, आपके कार्यक्रम का नाम है राष्ट्रमंच, में पहली बार इसमें आया हूं जी, तो इसलिए राष्ट्रमंच की जो कल्पना है और जो आपने मेरे से बात की थी, मैं उसी की गरिमा का ध्यान रखते हुए बात रखूंगा। बिल्कुल, तू मैमे में आज नहीं जाऊंगा। बिल्कुल। आपके देखिए 3 इसके पहलू हैं जी। आप चूंकि कांग्रेस में ज्यादा इंटरेस्टेड हैं, और इसलिए मैं उसकी बात पहले कर लेता हूं। बिल्कुल, क्योंकि आज बात कांग्रेस के देखिए अंदर ऐसा है कि दिग्विजय सिंह ने ठीक कांग्रेस की मीटिंग के पहले अगर इस ढंग का ट्वीट किया है जी, तो वो उसका एक मायने होगा। आप सोचिए कि दिग्विजय सिंह के जैसे व्यक्ति, बिल्कुल, जिनके अंदर कितनी मतलब हताशा होगी कि जिस आरएसएस को उन्होंने क्या क्या नहीं कहा है, उसको आतंकवादी संगठन तक कहा, सैफ्रन टेररिज्म तक कहा, बीजेपी को क्या क्या नहीं कहा, वो व्यक्ति अगर आज इस ढंग का ट्वीट करने को और फोटो डालने को विवश हो गया है, अब उनको उतनी तो खुल के नहीं तारीफ कर सकते हैं ना, तो क्या स्थिति कांग्रेस के अंदर होगी, इसकी कल्पना आसानी से कर सकते हैं। अच्छा अवधेश सर, क्या ऐसा हो सकता है दिग्विजय सिंह जी ने आरएसएस वाले इस चीज को इसलिए चुना क्योंकि दिग्विजय सिंह को लगता होगा कि ये ज्यादा पिंच करेगा क्या? नहीं, वो पिंच करने के लिए उन्होंने नहीं कहा है। देखिए, है तो वो कांग्रेसी, किसी गलतफहमी में किसी को नहीं होना चाहिए। और दिग्विजय सिंह जो टीवी पर दिखते हैं ना, व्यक्तिगत व्यवहार में उतने ही विनम्र हैं, आपको बता रहा हूं। बिल्कुल। व्यक्तिगत व्यवहार जो उनका होता है उसको देखेंगे, और जो जितना मैंने उनको ऑब्जर्व किया और टीवी पर देखेंगे, तो आपको दोनों में जमीन आसमान का अंतर दिखाई देगा। जी। हाँ, और उनको समझ भी है, आप कहेंगे उनको समझ भी है, लेकिन अब यह है कि सेकुलरिज्म का एक जो बीमारी होती है ना, जो पैथेटिक लेवल पर, उसके कारण उनकी पॉलिटिक्स हमेशा समस्या खाती रही। तो जब उन्होंने ये किया है तो उनको समझ है कि इस समय लंबे समय से राहुल गांधी के इर्द गिर्द जी जो भी इस समय उनके रणनीतिकार, सलाहकार, अल्ट्रा लेफ्टिस्ट, अल्ट्रा सोशलिस्ट जनता के द्वारा नकारे गए, ठुकराए गए, टायर रिटायर सब बैठे हुए हैं, जो उनको वोट चोरी और फलाना जो कहते हैं कि बस आरएसएस पर, हिंदुत्व पर हमला करो जी, आप सावरकर पर हमला करो और आपकी राजनीति सफल हो जाएगी। और देश में इस समय एक्सेप्टेबिलिटी उसकी बढ़ी है, क्योंकि देश ने पुनर्विचार किया है। सोचते सोचते कि हम आज तक तो कांग्रेस सब करते रहे, इनकी नीति क्या थी, क्या है, तो उन्होंने एक व्यापक परिप्रेक्ष्य में कहा है कि भैया जो कर रहे हैं उसको सोचो था, क्या वो सही कर रहे हो कि अपने को आत्म विनाश की ओर जा रहे हो। एक तो उन्होंने ये कहा है। दूसरा है, इस समय आप देखेंगे कि केवल राहुल गांधी नहीं, सब एक ही, जिस समय कांग्रेस के अध्यक्ष, अरे मोदी आ गया तो सनातन बढ़ जाएगा। अब बताइए, आपको हिंदुत्व से समस्या है, सीधा अपने आप में आत्महत्या, सीधा मोदी आ गया तो सनातन बढ़ जाएगा, आत्महत्या बयान है। तो ये इसीलिए उन्होंने जो कहा है, कांग्रेस को केवल संगठनात्मक स्तर पर, उन्होंने पहले भी एक ट्वीट किया था जो कि हर अखबार में प्रकाशित हुआ कि राहुल गांधी जी, आपने सामाजिक स्तर पर तो आप सही मुद्दों के उठा रहे हैं, लेकिन राजनीतिक संगठनात्मक स्तर पर आपको काम करने की अभी जरूरत है, उन्होंने लिखा है। तो ये उनका सेकेंड कहिए, ये सेकेंड सिचुएशन है उनका। लोग कह रहे हैं कि उनका राज्यसभा 9 अप्रैल को समाप्त हो रहा है, ये भी बात आ रही है कि वो प्रेशर बना रहा है, दबाव बना रहा है। भाई मध्य प्रदेश में बीजेपी को एक भी सीट होनी ही नहीं है इस समय, कांग्रेस को जो हालत है, तो जाहिर है कि जितनी मध्य प्रदेश में सीटें होंगी, छत्तीसगढ़ में होंगी, सब बीजेपी की होंगी, सीट ही नहीं है। राजस्थान में हो सकती है। तो इस समय तो एक हिमाचल को छोड़ के और कर्नाटक को छोड़ के जो चुनाव होने हैं इस समय, उसमें कहीं भी कांग्रेस की सीट आनी नहीं है, महाराष्ट्र से भी नहीं आनी है। तो जो ले दे के हिमाचल बचता है कर्नाटक, इसलिए उनको मालूम है कि हिमाचल और कर्नाटक में, हिमाचल में भी लड़ाई होगी, एक सीट खाली हो रही है 9 अप्रैल को, वहां भी लड़ाई है। तो ये उतना छोटा विषय नहीं हो सकता। और मैं ये नहीं मान सकता हूं कि दिग्विजय सिंह केवल राज्यसभा की सदस्यता के लिए इतनी, हालांकि उनके पुत्र बीच बीच में बीजेपी, आप जानते ही है कि उनके पुत्र का क्या। अब इसके सेकंड पहलू पर आते हैं। देश को यह पता नहीं है कि लंबे समय तक कांग्रेस के लोगों में आरएसएस के जो डॉक्टर हेडगेवार थे, उनके साथ रिश्ते ही नहीं थे।
डॉक्टर हेडगेवार कांग्रेस के सरसंघचालक स्थापना करने के बाद और जो द्वितीय सरकारवाह थे वो तो कांग्रेस के सेक्रेटरी रहते हुए संघ के सरकारवाह थे। ये इन लोगों को मालूम नहीं है और कांग्रेस के सम्मेलनों में जाते थे, बिल्कुल ये इनको मालूम नहीं है। और आपको यह भी बता दूं कि ऐसी परंपरा हमारे यहाँ थी कि उसी मंच पर पहले कांग्रेस की मीटिंग हो रही है, कांग्रेस खत्म हो गई, उसी मंच पर हिंदू सभा महासभा की मीटिंग हो रही है। बिल्कुल बिल्कुल ये एक परिप्रेक्ष्य था। और आरएसएस को लेके कांग्रेस को लंबे समय तक समस्या नहीं थी, बल्कि जब आरएसएस पर अंग्रेजों ने बैन करने की रिपोर्ट दी कि आरएसएस जो है देश में भड़का रहा है, ये कर रहा है, तो जो मध्य प्रांत की असेंबली है उसका भाषण देख लीजिए रिकॉर्ड में। कांग्रेस के बड़े बड़े नेता खड़े हो गए कि आरएसएस एक पैट्रियोटिक ऑर्गेनाइजेशन है, ऑन रिकॉर्ड है वो बिल्कुल। और उसमें बड़े बड़े नेता हैं वहां। ये तो आजादी के बाद जब राजनीतिक चुनौती मिली तो तब ये जो बाद में आया है ना, नहीं देखिए राजनीतिक चुनौती नहीं मिली, सुनिए ये भी गलतफहमी नहीं होना चाहिए। आरएसएस के लोग बीजेपी जनसंघ में काम करते हैं, लेकिन जो काम करते हैं वो जानते हैं कि वैचारिक स्तर पर कोई सपोर्ट रहता है, लेकिन आरएसएस अगर बीजेपी का काम करने लगेगी तो आरएसएस के लिए तो कांग्रेस भी अपना है, समाजवादी भी अपने हैं। हम आरएसएस के लोग कहते हैं कि हमारा कोई विरोधी है ही नहीं, इसलिए आप देखिए देश को ध्यान देना चाहिए। डेली आरएसएस के विरुद्ध आप बोलते हैं, कभी आरएसएस खंडन करने, उसका प्रतिवाद करने बिल्कुल नहीं आती, क्योंकि मान के चलती है कि आज जो हमारे विरोधी हैं कल हमारे अपने होंगे। कोई हमारा विरोधी हो जाए, हम किसी के विरोधी नहीं है। वैचारिक संघर्ष होगा। ऋषि शंकर मिश्रा जी ये बताइए कि क्या चाहे अभी इमरान मसूद के बयान का जिक्र किया विजय शर्मा जी ने, ठीक है, कि वहां से एक विचार आया, उसके बाद हालांकि इमरान मसूद उस पर पीछे भी हटते हुए दिखाई पड़े। क्या कांग्रेस में इस समय ये एक उहापोह की स्थिति कुछ नेताओं के मन में बनी है कि कुछ ना कुछ स्टाइल आप भी ऐसे कह रहे हैं? अरे कांग्रेस में हो रहा है कि भैया तो अच्छा भाषण दे दिए हैं प्रियंका जी, इनको लाओ, नहीं तो राहुल तो डुबा देंगे। बिल्कुल, मैं वही कह रहा हूं, लेकिन खुलकर कह नहीं रहे, कोई खुलकर कह नहीं रहे। इमरान मसूद ने कहा तो बयान को वापस लेना पड़ा, कांग्रेस में आम चर्चा, बयान को कहीं ना कहीं सुधार करना पड़ा। ऋषि शंकर मिश्रा जी, क्या कांग्रेस में इस समय इस तरह का संकट है जिसकी वजह से कि इमरान मसूद हो या आप दिग्विजय सिंह हो, वो इस तरह की बातें उठा रहे हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी कहीं ना कहीं उसको अनसुना कर रही है क्या? देखिए लालचंद जी, देखिए जितना मेहनत हमारे अवधेश भाई करते हैं उतना भाजपा के प्रवक्ता नहीं करते, मानना पड़ेगा। थोड़ा हम लोगों को भी पॉजिटिव चीज इनसे सीखना होगा, कितना मेहनत करते हैं, कितनी बारीकी से तथ्यों को रखते हैं। इनको तो पत्रकार है, वरिष्ठ पत्रकार, बारीकी से रखेंगे ही। वही चीज कटाक्ष कर रहे हैं। उस समय से आप भाजपा के प्रवक्ता नहीं, आप 5:30 में उनको समय दिए हैं, 5:39 में उनका खत्म हुआ। बोलिए ना, मैं पूरा आपका प्लेटफॉर्म आप पूरे 9 मिनट देखिए। आप अभी वही नोट कर रहे थे क्या ऋषि जी? सुनते सामने स्क्रीन है। अमित शाह जी, माननीय अमित शाह जी से 9 मिनट में तो मैं मंच पर भाषण देता हूं, अब जानते हैं मेरा। ठीक है, बोलिए आप, बोलिए। मैं आपका ही पैरवी कर रहा हूं। यदि अमित शाह जी दूरदर्शन के इस कार्यक्रम को देख रहे होंगे तो मेरा नम्र निवेदन है कि अवधेश जी को तुरंत मुद्दे से भटक गए आप ऋषि जी, मुद्दे से उतर गए, मुद्दे से आप पटरी से उतर गए ऋषि जी। और लौट आइए पटरी पर लौट आइए ऋषि जी। एक खबर और बता दूं, मैं भी पत्रकार हूं। अवधेश जी का नाम राज्यसभा के लिए चल रहा है। पटरी पर लौट आइए, अगर राज्यसभा मेंबर बन जाएंगे तो ये मिठाई खिला देंगे आपको, मैं इसकी गारंटी देता हूँ। आप मुद्दे पर आ जाइए, आ जाइए मुद्दे पर। हमारे बड़े भाई है, हमारे गिर ठीक, आप मुद्दे पर ऋषि जी प्लीज मुद्दे पर आ जाइए। देखिए मैं ये कह रहा हूँ, देखिए ये अच्छी बात, मैंने फर्स्ट टेक में भी यही कहा कि किसी भी संगठन में एक विषय को लेकर अलग अलग विचार हो सकते हैं, और यही किसी पार्टी में लोकतांत्रिक स्ट्रक्चर है, मतलब डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर है, इसका एक रिफ्लेक्शन आपको इन बयानों से आपको देखने को मिलता है। तो इसमें मैं बुरा नहीं मानता हूं, लेकिन मैं कांग्रेस के नेता पवन पटेल जी से भी ये कहूंगा कि कांग्रेस जितनी मजबूती से सरकार की असफलता को लेकर कांग्रेस को घेरना चाहिए था, वो घेरते हुए नहीं दिख रही। जैसे बिहार में आपने देखा कि ये इन्होंने वोट चोरी का मुद्दा उठाया, इतना बड़ा कार्यक्रम हुआ, पूरे बिहार में राहुल गांधी ने पद यात्रा किया। मैं पूरे बिहार में करीब
100-150 विधानसभा क्षेत्रों का भ्रमण किया, कहीं भी ये मुद्दा नहीं था। तो ऐसे मुद्दे को आप क्यों चुनते हैं? वेरी ट्रू, वेरी ट्रू, बहुत सही कह रहे हैं आप। तो ये चीज समझने की जरूरत है। हालांकि राहुल गांधी बहुत मेहनत करते हैं। एक बात ये भी बता दूं, जितना असफलता राहुल गांधी को मिला है, उतना असफलता यदि उसका 1/4 भी नरेंद्र मोदी जी को मिल जाएगा तो यही अवधेश जी, यही ये जो हमारे विजय भाई हैं, कान पकड़ के मोदी जी को संगठन से बाहर कर देंगे। तो ये समझने की जरूरत है। इसमें अगली लाइन तो फिर आप ये कहेंगे कि कांग्रेस ढो रही है। बिल्कुल ढो। मैं देखिए, ये कांग्रेस का अपना स्ट्रेटजी है। गांधी परिवार वो अपना नेता मानती है या नहीं मानती है, किसको नेता मानती है, इनका अपना ये पर्सनल इशू है। लेकिन कांग्रेस का मजबूत होना इस देश के लिए जरूरी है, क्योंकि यदि विपक्ष मजबूत नहीं होगा तो जो हमारे देश का जो डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर है वो कोलैप्स हो जाएगा। तो कांग्रेस को मजबूत होने की जरूरत है। और यदि कुछ बहुत से रिफॉर्म यदि करने की जरूरत है तो पार्टी करे। अब राहुल गांधी के लीडरशिप में पार्टी को आगे बढ़ना है या प्रियंका गांधी के लीडरशिप में आगे बढ़ना है। यदि प्रियंका गांधी मान लीजिए पार्टी के अध्यक्ष हो जाती है भविष्य में, तो ये फिर अवधेश जी फिर आलोचना करेंगे कि भाई ये प्रियंका, देखिए ये वंशवाद का ये है। अभी प्रियंका गांधी की प्रशंसा कर रहे हैं, भाई राहुल गांधी जो है सक्सेसफुल नहीं है, प्रियंका गांधी को लाना चाहिए। नहीं, प्रशंसा नहीं की, हमने खाली रेफरेंस दिया कि इमरान मसूद ने ऐसा बोला। अब अवधेश जी देख रहे हैं कि भाई ये सरकारी चैनल है, दूरदर्शन है, भाई ये हम कहीं वहाँ देख रहे होंगे, फिर पटरी से उतर गया। देखिए, अभी आपने पूरी बात की ना, हमने कोई घड़ी और टाइम नहीं देखा, हमने सोचा ऋषि शंकर मिश्रा जी की पूरी बात है। इतना करते करते छोटी बात पर आएगी, सरकारी चैनल है। मैं वही कह रहा हूँ। प्रियंका वाड्रा, सुनिए, प्रियंका वाड्रा पहले दिन से राजनीति में आना चाहती थी। पूरे सबको पता है, कांग्रेस के नेताओं को। सोनिया गांधी पुत्र मोह में कभी उनको आने नहीं देना चाहती थी। मैं तो 2004 से गवाह हूं। नहीं, प्रियंका वाड्रा को उत्तर प्रदेश का प्रभारी बनाया गया। क्या उत्तर प्रदेश में उन्होंने क्या कर लिया? तो इसलिए एक कोई कहे ना कि उनके आ जाए, निराशा हताशा होती है कि उनके जगह वो आ जाए तो हो जाएगा। ठीक। पवन पटेल जी, अभी जो ऋषि शंकर मिश्रा जी ने बात कही, वो उसमें एक महत्वपूर्ण बात है। दिग्विजय सिंह ने जो कुछ कहा या इस तरह के लोग जो कुछ कह रहे हैं, उसमें एक संदेश और निकल करके आता है कि आप वोट चोरी और ईवीएम और तमाम मुद्दे उठाते रहते हैं, लेकिन दिग्विजय सिंह की बात में यह भी संदेश छुपा हुआ है कि असली मुद्दा तो हमारे अंदर है। हमें अपने अंदर सुधार करने की जरूरत है, जिसे कहते हैं कि धूल चेहरे पर थी और आईना साफ करता रहा, वो करने से काम नहीं बनेगा। ये भी इसमें संदेश है। पवन पटेल जी, नहीं, बात सही बोल रहे हैं आप। हमें आत्मचिंतन करना चाहिए, जहां पे कमी है, जहां पे गड़बड़ी, उसको और अच्छी तरह से सुधार करके सामने आना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। सत्य है, कोई भी अगर इस तरह की समझाइश देता है तो समझाइश को सकारात्मक ढंग से हमें लेना चाहिए, क्योंकि कोई एकदम 100% परफेक्ट नहीं होते। भारतीय जनता पार्टी के लोग जरूर कह सकते हैं कि 100% 200% परफेक्ट है, लेकिन हमेशा सीखने की गुंजाइश रखते रहना चाहिए। इसमें कोई दो राय नहीं, सही बात, अच्छी बात कर रहे हैं। और रही बात जो अभी आदरणीय विजय शर्मा जी ने जो बोला मुझे कि मैंने राहुल गांधी जी को आईना दिखाने का प्रयास किया, मैंने संगठन की तारीफ की, उनकी विचारधारा की तारीफ नहीं की। और जहां संगठन की बात करेंगे, राहुल गांधी खुद संगठन के लिए कितनी मेहनत करते पूरी दुनिया जानती है। अभी आपने देखना, पूरे देश में उन्होंने संगठन सृजन अभियान चलाया। संगठन सृजन अभियान के तहत ऐसे ऐसे लोग, मध्य प्रदेश की बात करिए, ऐसे ऐसे लोग जिलाध्यक्ष बने हैं जो कभी नहीं सोच रहे होंगे कि हम जिलाध्यक्ष बने हैं, लेकिन वो संगठन सृजन का ही ताकत थी कि उन्हें ऐसे लोगों को मौका मिला जो ग्राउंड लेवल पे काम करते हैं। तो हम ये राहुल गांधी को आईना दिखाने का प्रयास करने का सवाल ही नहीं। राहुल गांधी खुद इतने सक्षम है, उन्होंने इतनी बड़ी बड़ी भारत जोड़ो यात्रा कर दी है। तो आप कुछ बोलते रहिए, आदमी, अलग बात है कि जब तक आदमी सफल नहीं होता तो आप उसको आईना दिखाओगे, ये करोगे, लेकिन जिस दिन सफल हो जाएगा यही चीजें सब उनकी तारीफ में बोलने लगेंगी, अलग बात है। और राहुल गांधी जिस तरह मेहनत कर रहे हैं, राहुल गांधी जिस तरह का आम आदमी की बात कर रहे हैं, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि जितने गरीब, जितने दुखियों को गले से उन्होंने लगाया होगा, इस दुनिया के किसी नेता ने नहीं लगाया है। तो राहुल गांधी को आईना दिखाने का सवाल ही नहीं उठता। और आदरणीय विजय शर्मा जी ने जैसे भी बोला कि वो इमरान जी ने बोला कि प्रियंका गांधी जी को आ जाना चाहिए, जैसा सही बात है, कितनी अच्छी बात है। देखिए, कांग्रेस में कम से कम इतना बड़ा लोकतंत्र है कि हर नेता अपनी अपनी बात को रखता है, अपनी अपनी विचारधारा को रखता है। लेकिन बाद में वापस भी तो लेना पड़ जाता है ना पवन जी, प्रेशर में फिर वापस भी लेना पड़ गया। ये भारतीय जनता पार्टी थोड़ी है कि वहां पे हम 75 साल का क्राइटेरिया लगाएंगे कि 75 साल के बाद रिटायर हो जाना चाहिए। उसी क्राइटेरिया में अडवाणी जी को हम बैठा देंगे, मुरली मनोहर जोशी जी को बैठा देंगे, लेकिन जब मोदी जी की बारी आएगी तो क्राइटेरिया
को बदल दिया जाएगा, क्योंकि तानाशाही के संविधान से भारतीय जनता पार्टी चलती है। तो ये बेसिक अंतर है कांग्रेस पार्टी में और भारतीय जनता पार्टी में, ये अंतर हमेशा रहेगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी संघ की दो मिनट लाल जी, अभी संघ की ऐसी तारीफ होने लगी थी, ऐसी तारीफ अभी लग रहा था कि संघ ने ही देश को आजाद कराया। अब आप कितना भी कहिए, संघ की भूमिका हर व्यक्ति जानता है कि 53 साल तक तिरंगे का अपमान किया, संविधान को जलाया, अपने मुख्यालय में तिरंगा लहराने नहीं दिया, लहराया तो उनके खिलाफ सजा करवाई। तो जो संघ का इतिहास है, संघ रहेगा। अभी राष्ट्रपिता कह रहे थे, 2 मिनट लाल जी, 2 मिनट, मैं सबसे छोटा हूँ, थोड़ा टाइम तो मेरा बनता है। देखिए अभी बोलिए ना पूरी बात, मैं तो ये कह रहा हूं कि जब तथ्यात्मक रूप से गलत बात बोलते हैं तो पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टर होने के नाते हमें बोलना पड़ता है कि नहीं, ये बात तथ्यात्मक रूप से गलत है। अब बोलिए। नहीं, मैं क्या है, दूर बैठे मैं समझ नहीं पाता हूँ, आप मेरी खत्म हो फिर बोले, कोई दिक्कत नहीं, आप सबसे सीखने का ही मिलता है। तो मैं दूसरा भी, आप महात्मा गांधी जी को बोले राष्ट्रपिता हैं, अब ये वही महात्मा गांधी जिनका नाम मनरेगा से हटा दिया इन्होंने। तो भारतीय जनता पार्टी का दोहरा चरित्र आम जनता के सामने है। अब वो ये है कि जिस दिन इनका मैनेजमेंट और मैकेनिज्म की पोल पट्टी खुलेगी, उस दिन पूरी देख लेगी दुनिया की क्या हो रहा था। इतनी सुनामी आ जाती, मध्य प्रदेश का भी उदाहरण कर रहे थे कि एक भी सीट नहीं है। आप सोचिए, वो कमलनाथ जिन्होंने 27 लाख किसानों का कर्जा माफ किया, 27% आरक्षण ओबीसी को दिया, फिर भी एक सीट का हक नहीं बनता है। 1000 गौशाला का निर्माण कराया, फिर भी एक सीट का उनका हक नहीं बनता ये सब जो चुनावी मंच पर बोलिएगा जनता के बीच। विजय शर्मा जी मुझे ये बताइए, पवन जी जो बात कह रहे हैं, आपने कहा कि जो अभी मान लिया दिग्विजय सिंह ने एक बात रखी, सीडब्ल्यूसी के अंदर उस पर चर्चा भी हुई, शशि थरूर जैसे नेता दिग्विजय सिंह के बयान को कहीं ना कहीं समर्थन कर भी रहे, लेकिन इसमें तो आपने कांग्रेस का 2 फाड़ तक देख लिया। विजय जी कैसे देख लिया ये? देखो, आपने सुना होगा, इससे ज्यादा बड़ा क्वेश्चन कौन उठाएगा कि उनके पति रॉबर्ट वाड्रा प्रियंका वाड्रा के पति कहते हैं, साफ समझ। और ये पहला नहीं है, मैं आपको नाम गिनवा देता हूँ कुछ। आप बताइए मुझे, गौरव वल्लभ जी का आपने बताया, दिग्विजय सिंह है, गुलाम नबी आजाद पार्टी छोड़ गए, कपिल सिब्बल पार्टी, मैंने G23 का हवाला दिया, ग्रुप 23, कैप्टन अमरिंदर पार्टी छोड़ गए, यही आरोप लगा के। और जयंती नटराजन, उन्होंने तो चिट्ठी लिखी थी सोनिया गांधी को, यही आरोप लगा के राहुल गांधी के ऊपर। भंवरलाल शर्मा कांग्रेस के एमएलए थे, वरिष्ठ नेता थे वहां के, राजस्थान के, उनके भी यही आरोप थे। और इनके मुस्तफा, उन्होंने तो जोकर तक कहा था इनडायरेक्टली। पवन जी, क्या इस बार भी इतना बड़ा मामला है क्या पवन जी, जितना विजय जी बता रहे हैं? ने सवाल उठाए कई बार। अभी मेरी बात जरा मैं जवाब दे दूं पवन जी की बातों का। इन्होंने कहा कि गांधी जी के नाम, अरे गांधी जी तो सबसे बड़े उपासक थे राम के, हमने तो राम लाए, उनकी तो समाधि के ऊपर राम, उनके अंतिम समय में राम निकला, राम कहाँ लाए? राजा राम, वो उनके मुख से हमेशा गीत भजन था। एक मिनट, मैं बीच में नहीं बोलता। आपने 75 साल का बोला, वो कह रहे हैं जो जी राम जी को आप मुद्दा बना रहे हैं, बेवजह बना रहे हैं। नहीं, लालचंद जी, 1 मिनट बस। आप मुझे बताइए, 75 साल का एक बीजेपी के किसी सीनियर लीडर का वक्तव्य बता दीजिए, ऑफिशियल स्टैंड बता दीजिए कि हमने क्राइटेरिया रखा हो। ये तो आपकी बातें हैं, आप अंदाजे लगाते रहते हो। शंकर मिश्रा जी कुछ काउंटर करना चाहिए। कितने सारे बयान आपने तिरंगा का बोला, सारे तिरंगा के ऊपर तो बैन आपने लगा रखा था कि आप अपने घरों में तिरंगा नहीं लगा सकते हो। हाँ, बात सही है, मैंने इसीलिए कहा, मैंने इसीलिए उस समय टोका था कि ये तथ्यात्मक रूप से आप गलत कह रहे हैं, क्योंकि पहले इस तरह की अनुमति ही नहीं थी। और ये ओबामा प्रधान जो अपने अमेरिका के राष्ट्रपति थे, उनकी ऋषि शंकर मिश्रा जी को लाइए, ऋषि शंकर मिश्रा जी और विजय जी में साफ बोला था कि वो अभी अपरिपक्व हैं, गंभीरता नहीं है, ज्ञान नहीं है राहुल गांधी के अंदर। तो ये बात आप जितनी जल्दी समझ लोगे उतना ज्यादा अच्छा है। ठीक है, ऋषि जी बोलिए। ऋषि जी कुछ कहना चाह रहे हैं, विपक्षी पार्टी होना जरूरी है। पवन जी आ रहा हूं, पहले ऋषि जी कुछ कहना चाह रहे हैं। देखिए, विजय जी जो कह रहे हैं कि कांग्रेस में लोकतंत्र खत्म है, कांग्रेस का लीडरशिप खत्म है, तो मैं एक वाकया बताता हूं आपको। पंडित नेहरू और हमारे बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री श्री कृष्ण बाबू का रिलेशन, यानी मतलब वैचारिक रूप से जो रिलेशन थे, अच्छे नहीं थे। फिर भी जब मुख्यमंत्री पद पे, महत्वपूर्ण पद पे आसीन करना हुआ बिहार में, तो जवाहरलाल नेहरू ने श्री कृष्ण सिंह को चुना। तो कांग्रेस, और उस समय जवाहरलाल नेहरू की पॉपुलैरिटी कितनी थी कहने की जरूरत नहीं है। आज नरेंद्र मोदी जी नो डाउट पॉपुलर नेता हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी के विरुद्ध में, यानी नरेंद्र मोदी के किसी भी स्टेप को लेकर भाजपा का किसी नेता का हैसियत है कि आलोचना कर सकता है?
विजय जी, नितिन नवीन को सुन लीजिए, नितिन नवीन को उठा के आप राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष, ये बार-बार आप नितिन नवीन को उठा के क्या कह रहे हैं? मुझे समझ में नहीं आता। नहीं, तो भारतीय जनता पार्टी ने अगर सर्वसम्मति से कार्यकारी अध्यक्ष बनाया है तो ये उठा के क्या होता है? शिवराज सिंह चौहान ज्यादा अच्छे दावेदार थे मेरे ख्याल से। शिवराज सिंह चौहान नहीं समझे, कौन सा डेमोक्रेटिक सिस्टम अपना के आपने नितिन नवीन को बनाया, बता दीजिए लालचंद जी। विजय जी जवाब दीजिए, ये कह रहे हैं नितिन नवीन जी को उठा के बना दिया। व्हाट डज इट मीन? ऋषि जी, कौन सा डेमोक्रेटिक सिस्टम से बताइए ना। ऋषि जी देखिए, दिग्विजय सिंह का आपने पढ़ा होगा, तो यही तो हम कहते हैं काम कार्यकर्ता भी प्रधानमंत्री बनता है हमारे यहाँ। आपने भजनलाल शर्मा का देख लीजिए चीफ मिनिस्टर, मोहन यादव जी का देख लीजिए मध्य प्रदेश में, मनोहर लाल खट्टर जी का देख लीजिए। वसुंधरा राजे को निपटाना था, इसलिए भजनलाल को बना दिया। आपके यहाँ कांग्रेस में, समाजवादी पार्टी में, राष्ट्रीय जनता दल में कहीं उस परिवार के अलग कोई सपना भी नहीं ले सकता, उसको उसी दिन पार्टी से निकाल दिया जाता है। आपने देखा होगा किस तरह से उनके साथ ऋषि जी से संपर्क टूट गया है, ऋषि जी से संपर्क टूट गया है। अब पवन पटेल जी को बता दूं कि भजनलाल शर्मा का क्या स्थिति है वहाँ। हेलो, हाँ, आपकी आवाज आ रही, बोलिए। प्रदेश के सूबे के चीफ मिनिस्टर है ऋषि जी। भजनलाल शर्मा का विरोध डॉक्टर केजरीवाल मीना से लेके तमाम मंत्री का वहाँ कर रहे हैं। ठीक है, आप ठीक है। मुख्यमंत्री का क्या स्थिति है? पवन पटेल जी कुछ कहना चाह रहे। पवन पटेल जी देखिए, एक तो मैं ये बताऊं, महात्मा गांधी जी के नाम हटाने के लिए वो तो विजय शर्मा जी क्या बोले, राम से उपासक थे, राम क्या बोलना, तो मतलब मैं सुन नहीं पाया था उस समय। विजय जी वो कह रहे हैं कि जी राम जी को लेकर के कांग्रेस ने इतना बड़ा प्रदर्शन का प्लान बनाया ना, उन्होंने कहा महात्मा गांधी जी तो खुद ही प्रभु श्री राम के लाल जी मुझे बताइए, विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण, इसमें जी राम जी कहाँ है? जी राम जी कहाँ है भैया, बताइए मुझे ना। ये जो भारतीय जनता पार्टी इवेंट बनाने का काम करती है ना, वो तो समझ में कहाँ है राम जी? इसमें हमको तो राम कहीं नहीं दिख रहा है। हमने पूरा पढ़ा अभी, विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण, इसमें राम जी कहाँ से आ गए? ये हर चीज को, अभी पिछली बार राम को बोले थे, मोदी जी का कद इतना बड़ा, जो राम को लाए हम उनको लाएंगे। कुछ ही दिन पहले तक कैसे विपक्षी गठबंधन को इंडिया कह करके आप लोग प्रचारित करते थे, याद कीजिए। मेरी सुन तो लीजिए। अभी देखिए, पिछली बार भी राम जी को इन्होंने बोला कि जो राम को लाए हम उनको लाएंगे। मोदी जी का कद राम से बड़ा कर दिया था, राम को लाने में औकात किसी, राम सबको लाए हैं। 400 पार की हवा निकल गई, अब फिर से वो गलत उपयोग करेंगे तो इस बार और हवा निकलेगी। तो कम से कम इसमें तो राम जी कहीं है ही नहीं है। सुन लीजिए जी पवन जी, मेरी बात बताइए, आपने इंडिया गठबंधन नाम रखा कैसे? मैंने दिया, उसका उदाहरण दे दिया मैंने। दे दिया आपने मनरेगा नाम रखा, महात्मा गांधी का नाम लिया तभी तो मनरेगा रखा ना। तो आप कोई बात अच्छी करोगे, कोई तथ्यपूर्ण बात करोगे तो जवाब भी दिया जाएगा। आपको मैंने बताया कि भगवान राम के उपासक थे सबसे बड़े महात्मा गांधी, और आज हमने जो इस योजना में तब्दीली की है, हमने क्या किया है आपने सुना है? हमने गरीबों के लिए जो स्वच्छता अभियान, जो गांधी जी को सबसे ज्यादा सक्रिय था, वो हम इसके अंदर लेकर आए हैं। 4 चीजें लेकर आए हम। तो आप देखोगे तो इसके अंदर इतनी अच्छी चीजें। आपने भ्रष्टाचार का अड्डा बना दिया था, रजिस्टर में एंट्री होती थी, पंचायत सेक्रेटरी तो अजीत पवार है ना, अजीत पवार वाला उदाहरण है ना। भटक गए आप लोग विषय से। मैं फिर से विषय पर लौटूंगा। अवधेश सर के पास चलता हूं। अवधेश सर, क्या लगता है इस बार कुछ उम्मीद बनती है कि कांग्रेस जो है भले ऊपर विरोध कर रही है दिग्विजय सिंह के बयान का, लेकिन कुछ आपको लगता है कि परिवर्तन की तरफ कांग्रेस संगठन बढ़ेगी जल्दी? नहीं, इसकी बिल्कुल संभावना नहीं है। कांग्रेस में वैचारिक स्तर पर नेतृत्व, नीति, रणनीति और जिसको बोलते हैं ना नेतृत्व, तीनों स्तर पर कांग्रेस आज से नहीं 2009 के लंबे समय से दिशा भ्रम का शिकार है। अब वो उस अवस्था में पहुंच चुकी है जहां से उसमें इंटरनल रिफॉर्म, जो व्यापक आंतरिक रिफॉर्म की मांग अभी दिग्विजय सिंह के उस वक्तव्य में है कि वैचारिक स्तर पर, बड़े विचार चेहरा, नीति के स्तर पर, रणनीति के स्तर पर उसकी संभावना इस नेतृत्व के रहते आपको संभावना नहीं दिख रही। लेकिन ऋषि जी की एक बात मुझे बहुत महत्वपूर्ण लगी कि एक प्रमुख विपक्षी के तौर पर कांग्रेस में सुधार की बहुत जरूरत है, भारत के लोकतंत्र की जरूरत होना। देखिए,
जो होना चाहिए वो देखेंगे या जो हो रहा है, जो होने की संभावना है, उस पर हम बात कर रहे हैं। शुक्रिया, होना बहुत तो बहुत चाहिए। शुक्रिया अवधेश जी, पवन जी, विजय जी और साथ में ऋषि शंकर मिश्रा जी, राष्ट्रमंच पर आने के लिए, अपने विचारों को मजबूती से रखने के लिए। तो आज राष्ट्रमंच में हमने बात की कि कांग्रेस के अंदर जो आवाज उठी है, पहले भी उठती रही है, लेकिन इस बार जो आवाज उठी है, क्या उससे कुछ संदेश लेगी कांग्रेस? क्या कांग्रेस या फिर आरएसएस के बहाने उस आवाज को टाल देगी जैसे पहले टालती रही है? तो आज के राष्ट्रमंच में इतना ही। आगे हम फिर अगले हफ्ते लेकर आएंगे राष्ट्रमंच पर किसी बड़े विषय पर बड़ी बहस। फिलहाल पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।